गुड मॉर्निंग। बैठो भैया, बैठो बैठो। मोल का मॉड्यूल हो गया ना? लास्ट एक डिस्प्रपोर्शनेशन में वैलेंसी फैक्टर फॉर्मूले से निकालना सीखा था। कुछ खबर मिल गई तुम्हें? सैटरडे मंडे दोनों। सैटरडे की भी छुट्टी है, मंडे की भी छुट्टी है। वेडनेसडे को भी छुट्टी है, ट्यूसडे को तो नहीं है। देर करा देनी चाहिए ना, 2-3 तारीख को खुलेगी। फोर M/3 फॉस्फोरस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ हो रहा है। एटलीस्ट आपको ये देख लेना है कि वो ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन है, तभी आप वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। इवन इन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो अपोजिट साइड है, कॉम प्रोपोर्शनेशन वाली, वहां फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर से दिखेगा और N1 N2 दो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। P के लिए आपको फॉर्मूला अगर लगाना है तो उसके दोनों चेंजेस 1 by 1 अलग अलग देख लिए जाते हैं, और बस ये ध्यान रखना है कि उन गेन लॉस को हमें आपस में कैंसिल आउट नहीं करना है। तो दोनों जगह वो 0 से +1 -3 गया और इंटू वन एक बार गया, तो ये 1 लॉस 3 गेन, ये अलग अलग N1 और N2 है, इनको आपस में इंटरमिक्स करके 2 नहीं लिखना है, और इसे फॉर्मूले में ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 4, और E के केस में M अपॉन में लिखने से ये E आ जाएगा।
अब अगर आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, एज्यूमिंग की ऑप्शन एम के फॉर्म में थे, तो मेरा आंसर 4m/3 टिक हो रहा है, और एम के फॉर्म में अलग अलग ऑप्शंस रहे होंगे, मे बी एक में लिखा है 4m/3, एक में 2m/3, एक में m/3, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो हमने 4m/3 टिक कर दिया। मान लीजिए सेम क्वेश्चन में यहाँ P4 लिखा है, यहाँ पे P4 लिखा है, P4 भी 0 ही काउंट होता, उधर के नंबर्स वही रहते, यहाँ पे इंटू 4 बोला होता, तो ये 4 और 12 आते, तो 4 12 आने पे ऊपर 4 12 मल्टीप्लाई, नीचे 4 12 का सम, 48/16, तब ये 3 आता, तो आंसर m/3 लिखने में आता। अगर ऑप्शंस m के टर्म्स में हुए तो p लिखे होने का आंसर 4m/3 डिफरेंट दिख रहा है शक्ल से, और P4 लिखने पर m/3 आंसर डिफरेंट दिख रहा है। लेकिन अगर बात नंबर में आती, अगर नंबर में आंसर देना होता तो वो 4m/3 भी वही नंबर आएगा और ये m/3 भी वही नंबर आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप P लिख के चलोगे तो 4m/3 में यहां फॉस्फोरस 31 लिखने में आएगा, तो 31 इंटू 4 124/3 आंसर ऐसा आता। जब P फॉर्मूला m/3 है, बट m खुद ही P4 पूरे का ही काउंट होगा और वो 124 ही आ रहा होता, तो न्यूमेरिकली आंसर पे P या P4 लिखने से फर्क नहीं है। हाँ, m के फॉर्म में वो आंसर डिफरेंट दिखेगा, तो अभी के लिए हमारा आंसर 4m/3 है। MnO2+4 मैंगनीज, मोलर मास का हाफ, तो हाफ यानी ये वैलेंसी फैक्टर ही 2 है। अब हमें ये पता है कि हम गेन लॉस मेथड से कभी भी वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं तो वो नंबर काम में आ रहा होता है, वो नंबर गेन का 2 भी हो सकता था, लॉस का 2 भी हो सकता था, तो ये वैलेंसी फैक्टर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी हो सकता है। अब कभी कभी तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि मैंने आपको जो कंपाउंड दे रखा है वो अपनी लोएस्ट या हाईएस्ट पे ऑलरेडी हो, जैसे अगर वैलेंसी फैक्टर 2 लाना है KMnO4 को, तो KMnO4 +7 से 8 या 9 तो नहीं जा सकता, तो 7 से उसे 2, लेकिन ये इस समय जो स्टेट में, इसके लिए तो अभी बोथ वेज जाना पॉसिबल है, तो 2 का वैलेंसी फैक्टर ये 2 तरीके से ला सकते। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो जब ऑक्सीडेशन करे, तो फिर इसे 4 से 6 जाना होता, और Mn+6 वाला आपके पास एक ऑप्शन है जहां K2MnO4 का Mn+6 में है, तो दिस कैन बी अ पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन में MnO2 K2MnO4 बदलता, आप वापस रिवर्स में देख लो सॉल्व करके, कि अगर मैंने ये दे रखा होता कि MnO2 इसमें बदला है, तो आप खुद से वैलेंसी फैक्टर 4 से 6 गया डालते और उस 2 वैलेंसी फैक्टर से m/2 ही आंसर दे रहे होते। वाइल यही MnO2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर ले, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से आप रिडक्शन करते हुए 2 गेन पे +4 से +2 जा रहा होता, और +2 वाला भी आपके पास एक ऑप्शन है। ये दोनों ही पॉसिबल प्रोडक्ट है, इनमें से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। एक की पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब कंपाउंड कोई ऐसा है जो ऑलरेडी हाईएस्ट या लोएस्ट में है, तो उसके लिए वो लॉस या गेन में से एक ही काम करना पॉसिबल है। इन बिटवीन वाला बोथ वेज जा सकता है। अब वाला जो आर्टिकल है, इसमें इंफॉर्मेशन आप करीब 5 या 6 कंपाउंड्स की लिखने वाले हैं, उसमें से कुछ आईओसी में ऑलरेडी आपके नोन भी है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दोबारा रिपीट नहीं होती, ये एज्यूम करा जाता है कि आपको याद होनी चाहिए। जैसे KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, तो वो चेंजेस हमें याद है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड के लिए वैलेंसी हम पहले से रटा हुआ रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम वैलेंसी फैक्टर निकाल कैसे रहे हैं कि वो किस इनिशियल स्टेट से किस में कन्वर्ट हुआ, वो डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ एटम करके। तो अगर मैंने MnO2 10 बार भी दिया तो 10 बार +4 ही आएगा मैंगनीज, लेकिन वो गया किस में, वो वाली बात अगर फिक्स नहीं है, तो मुझे बार बार ऑन द स्पॉट ही निकालना पड़ेगा कि वो क्या गेन लॉस कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं, MnO2 तो जब भी चेंज होता है MnO में ही बदलता है, ये फिक्स है, तो फिर उसकी आगे की कहानी भी फिक्स हो गई ना।
फाइनल में जाता है वो हमेशा के लिए फिक्स ही हो, तो मैं उस चेंज को याद रख सकता हूं और वैलेंसी फैक्टर या ये सब प्री डिसाइडेड पहले से याद रहेगा। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो रेडॉक्स में बहुत लिमिटेड बिहेवियर ही दिखाते हैं और वो बिहेवियर हमें याद रहता है। तो KMnO4 ये पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एसिडिक मीडियम में इसको +7 से +2 जाना होता है, वैलेंसी फैक्टर 5 EM/5 के हिसाब से निकाला जाता है। अगर यही KMnO4 वीक एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में है तो ये MnO2 में बदलता है, 7 से 4 जाना, वैलेंसी फैक्टर 3, E is M/3। और इफ यही KMnO4 स्ट्रांगली एल्कलाइन बोला है तो फिर 7 से K2MnO4 +6 में जाता है। KMnO4 की इंफॉर्मेशन बाकी जो 4-5 में बताऊंगा उनसे ज्यादा है, क्योंकि इसके 3 मीडियम के 3 अलग आंसर आपको याद होने हैं। बाकी सब में मीडियम के अकॉर्डिंग 2-2, 3-3 बिहेवियर नहीं है। KMnO4 बिहेव्स डिफरेंटली इन ऑल मीडियम्स। एसिडिक मीडियम में वो मोस्ट प्रेफर्ड कॉमनली यूज किया जाता है, ज्यादातर जगह आपको एसिडिफाइड KMnO4 ऐसे ही लिखा मिलेगा। तो 7 से 2 हो रहा है। एल्कलाइन की 2 पॉसिबिलिटी है, वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा आएगा तो मैं भी नोट लिखाऊंगा कि कुछ ना बोलने पे केवल एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम लिखा है तो आप उसे वीकली बेसिक मानेंगे और ये वाला काउंट करेंगे जो न्यूट्रल में भी है। अलग से बेसिक या एल्कलाइन स्ट्रांगली बोलने पे 7 से 6 1 का डिफरेंस, तब ये वाला गिना जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसका जो बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर है, जहां वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है 7 से 2, उस मीडियम में ही उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर KMnO4 मेंशन नहीं है किस मीडियम में लिया गया था, आप एजम्पशन 7 से 2 एसिडिक वाला ही गिनेंगे। एल्कलाइन में क्योंकि वीकली स्ट्रांगली 2 अलग अलग बिहेवियर है, केवल बेसिक मीडियम केवल एल्कलाइन लिखा आ गया तो वीकली वाला सा गिनना है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि KMnO4 E1 E2 E3 अगर कुछ सिंबल दे दिए तो उनका रेशो क्या है। तो हमें बेसिकली वो चेंज याद रहता है। तो हमारे दिमाग में वैलेंसी फैक्टर घूम रहा होता है कि एक बार 7 से 2 में 5 आया था, एक बार 7 से 4 में 3 आया था, एक बार 7 से 6 में 1 आया था। ऑप्शन में यही सबसे पहला ऑप्शन बना हुआ आएगा 5 3 1, पर आपको ई की रेशो में वो वैलेंसी फैक्टर अपॉन में दिखने दे। तो M/5 M/3 M/1 ये रेशो 5:3:1 नहीं हो सकता। तो आफ्टर टेकिंग LCM ये 3:5:15 ऐसा दिखेगा।
जैसा ही एक फेमस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, +6 क्रोमियम ऑलवेज +3 में ही चेंज होगा, और चेंज के बराबर KMnO4 की तरह यहाँ वैलेंसी फैक्टर नहीं है, क्योंकि चेंज 2 क्रोमियम एटम्स को शो करना है, तो चेंज इंटू 2 करके वैलेंसी फैक्टर 6 गिना जाता है डाइक्रोमेट में, और मोलर मास अपॉन 6 उसके लिए E है। इसके में मीडियम लिखा आए नहीं आए चलेगा अपने को, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मीडियम दिखाता है, तो अगर वो 6 से E पूछ रहा है 3 में ही ले जाना है आपको, वो मीडियम नहीं भी बोलेगा तो एसिडिक ही गिनना है। तो और किसी भी कंपाउंड एक्सेप्ट KMnO4, एक एक बात याद रखनी है, ये एक्स्ट्रा में ही लिखा हुआ है, नहीं भी लिखेंगे बेसिक वाला बिहेवियर उसका तो चलेगा। M/6 गिनना है फ्लैट। डाइक्रोमेट कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बनेगा तो उसको रिड्यूस होना ही है, और वो 6 से 3 ही रिड्यूस होगा, इंटू 2 क्रोमियम एटम्स के हिसाब से वैलेंस जाता है। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 या COOH होल ट्वाइस, ये मैं वो कंपाउंड्स लिख रहा हूं जिनके प्रोडक्ट्स फिक्स्ड हैं। आपको मिनिमम में जो याद रखना है कि सर इसमें क्या क्या बातें याद रखें, वो चेंज कम से कम याद रखना है किससे किस में गए, उसके आगे की मैच तो आप खुद फटाफट दोबारा भी निकाल लेते, तो ई या वैलेंसी फैक्टर नहीं भी याद है तो कहां से कहां चेंज हुआ था वो याद रखना है। एनी कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा CO2 पे ही जाना है उसको, तो फॉर्म को उसका प्रोडक्ट CO2 ही बनाओगे आप। यहां टोटल 0 करने पे आपको कार्बन 3 के दिखेंगे, CO2 में 4 के। अब चेंज गिनना है और मल्टीप्लाई बाय 2। फॉर ऑक्जेलिक एसिड इट इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और वो खुद को ऑक्सीडाइज +3 to +4 कर रहा होता है। इनमें से किसी भी चेंज में ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जो वैलेंसी फैक्टर या ई बताया है वो किसका बताया है, ऑफ द रिएक्टेंट। उसी चेंज में मैं प्रोडक्ट का ई भी पूछ सकता हूं, वो रिवर्स चेंज और नंबर ऑफ एटम उल्टा चलेगा। मैंने ये रिएक्शन लिख ली और पूछा CO2 का ई क्या है, तो आपको 4 से 3 बोलना है उल्टा, बट इंटू 1 ही चलता था। मोलर मास भी CO2 का कुछ और आता, उसका कुछ और वैलेंसी फैक्टर भी तब अपॉन में 1 आएगा। सोडियम थायोसल्फेट Na2 कंपाउंड ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर रूल के फेमस कंपाउंड्स में बनवाए गए थे। इसके 2 सल्फर अलग अलग वाले आए थे, -2 और अलग अलग से मतलब नहीं है, उनकी जो एवरेज आएगी +2 उससे मतलब है। इसके स्ट्रक्चर में भी 5005 ऐसे निकलवाए थे आंसर, उन सबकी अलग अलग जरूरत नहीं है, जो एवरेज है 2.5 उससे मतलब है। तो अगर आप रिएक्टेंट Na2H2O3 के लिए सॉल्विंग करते तो सल्फर का चेंज गिना जाता 2 से 2.5 इंटू 2, 2 सल्फर हैं जो इसमें चेंज हो रहे हैं। उस तरफ से चलेंगे तो चेंज उल्टा पड़ोगे 2.5 से 2, पर उधर इंटू 4 करके मल्टीप्लाई हो रहा होता। वैलेंसी फैक्टर है 2 से 2.5, आधे का अंतर इंटू 2 पे m/1। बाद की सॉल्विंग सब आप ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। ये वो कंपाउंड है जो हमेशा पाए गए, इनका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यही बनता है इन एवरी रेडॉक्स रिएक्शन। दे डोंट शो मल्टीपल कंपाउंड इन मल्टीपल रिएक्शन, एक चीज से एक फिक्स चीज में ही बदलते हैं।
नंबर 5 कंपाउंड है मोहर सॉल्ट, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। काफी बड़े से इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर जस्ट 1 आता है। फॉर्मूला बड़ा होने का असर इसके मोलर मास पे पड़ेगा। सब कुछ ऐड कर दे तो 392 टोटल बनता है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट और 6H2O का। वैलेंसी फैक्टर केवल 1 क्यों आया? क्योंकि इसके आगे के सारे एलिमेंट यूजलेस। नंबर वाला Fe करता है, फेरस फेरिक खत्म। तो इन एवरी रेडॉक्स रिएक्शन इसको बस यही करना है, फेरस टू फेरिक, एक ही वैलेंसी फैक्टर 1 फिक्स है इसका। फाइनल जो याद रखने वाला बिहेवियर है वो पोटेशियम आयोडाइड भी लिखा आ सकता है, या उसका सिर्फ I माइनस लिखूंगा तो भी बात वही है, क्योंकि KI के K को तो चेंज होना नहीं है। अगर मैंने आयोडाइड आयन किसी रिएक्शन में यूज करा तो अगेन इसमें दो मीडियम में से कोई एक क्वेश्चन में बताया और उसका दोनों मीडियम में एक फिक्स प्रोडक्ट ही बनता है। व्हेन आयोडाइड आयन इज यूज्ड इन एसिडिक मीडियम वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में यूज हो रहा है तो IO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं। -1 से 0 एक ही आई है, -1 से +5 अगेन एक ही आई है। यहां डिफरेंस ऑफ 1 है, यहां डिफरेंस ऑफ 6 है। नाउ इन इंफॉर्मेशन पे जो क्वेश्चन बनना है वो कैसा बनना है? मे बी आपको मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन तो सिर्फ इनके ई के बारे में पूछे हो, क्वेश्चन में कुछ भी और नहीं दिया होगा, कोई याद होना है, बस उसका ई टिक कर देना है कि m बाय कितना आना था। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली यूज करानी है तो मैं क्वेश्चन कैसा कराऊंगा वो समझिएगा। मोल कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंसेप्ट के किए थे, यहाँ पे भी 2-4 क्वेश्चन अब आप इक्विवेलेंट्स के करने वाले हो। और मान लीजिए मैंने दो लोगों के बीच कोई रेडॉक्स रिएक्शन करवाई, तो मुझे ये पता है बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कि जो भी लोग रिएक्ट करेंगे या उनसे जो बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट्स में बराबर बनेगा। तो सपोज ए एंड बी के बीच रिएक्शन हुई और आपने लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से लिख दिया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। अब मैं उन दोनों को बराबर रखने के बाद अलग अलग पूछ सकता हूं जो 1 या 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाएंगे। मे बी मैं पूछूं ए के इतने ग्राम के साथ रेडॉक्स रिएक्शन में बी के कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे, तो आपको W1/E1 एक के ग्राम इक्विवेलेंट, W2/E2 दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख देने, और जो भी मिसिंग दिखेगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन वहां कैसे काम में आएगी? ये इंफॉर्मेशन वहां कैसे काम में आएगी? मैं ए और बी दो लोगों की जिनकी रिएक्शन करवाऊंगा उनमें से एक बंदा तो इस लिस्ट के बाहर का होगा, एक बंदा तो इस लिस्ट के बाहर का होगा। वो कहां से कहां चेंज हुआ था वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। इनसे उसका वैलेंसी फैक्टर उसका ई तो वही निकालोगे। उसने जिससे रिएक्शन करी होगी वो इनमें से कोई एक होगा, तो इनका वाला भी ये वो हमें याद है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर ई वो हम खुद से यूज कर सकते हैं। तो जब आप W/E इक्वेट करोगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना? एक W से दूसरा W मुझे सॉल्व कराना है, E1 E2 में से एक वहीं की वहीं ऑन द स्पॉट सॉल्व होगा और एक आपको ये वाला याद वाला डायरेक्ट रखना होगा। सेम गोज फॉर, मैंने बोला ए एंड बी के रिएक्शन हुई, ए के कितने मोल बी के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, एक के मोल दे रखे हैं दूसरे के मोल पूछ रहा हूं। अगेन इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, एक का मोल्स इनटू वी दूसरे का मोल्स इनटू वी, बस में एक पता होगा एक के ढूंढने होंगे। वैलेंसी फैक्टर एक का आप निकालोगे ऑन द स्पॉट और एक का यहां से डायरेक्टली पुट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे वहां। लिखिएगा क्वेश्चन। फाइंड द mass of
Find the mass of KMnO4 required. Find the mass of KMnO4 required to oxidize. Find the mass of KMnO4 required to oxidize 0.5 moles. Find the mass of KMnO4 required to oxidize moles of SO2 into SO3. 0.5 moles of SO2 into SO3 in acidic medium. In acidic medium. ब्रैकेट में लास्ट में दिया है मोलर मास ऑफ KMnO4 इक्वल टू 158. KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट 158 दिया हुआ है. मोलर मास ऑफ KMnO4 इक्वल टू 158. अब KMnO4 की कहानी तो फिक्स हो गई क्वेश्चन में. KMnO4 इन एसिडिक मीडियम बोला है. 7 से 2 गया होगा, 5 का वैलेंसी फैक्टर, ये सब फिक्स है. और मैंने कहा आपको लगभग हर क्वेश्चन जो अभी मैं दिखाऊंगा वो इसी वैरायटी का होगा. एक का डेटा पहले से याद था, एक का वहीं की वहीं निकाल लिया. इसने जिसको ऑक्सीडाइज किया, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का रिडक्शन कर रहा है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा. सामने वाला है SO2 जो ऑक्सीडाइज होके SO3 में बदला है. ये क्वेश्चन में दिया है इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन से बदल रहा है. यहां का सल्फर 4, यहां का 6, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया. चेंज इनटू 1, एक ही सल्फर है. अब आप जो भी फॉर्मूला लगाओगे उसमें ये वैलेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं काम में आएगा ही आएगा, दोनों साइड. तो जैसे ही मैंने ये मेन सेंटेंस लिखा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इक्वल टू रहे होंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ SO2 के, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स के हिसाब से लिख दिया हमने. अब आप फॉर्मूला डिसाइड करें. इसके लिए मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर लिख रहा हूं, और इसके लिए मुझे W पूछा है तो मैं W/E लिख रहा हूं. मैक्सिमम 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म है. आपने वैलेंसी फैक्टर सोचे, फॉर्मूला सोचा, ग्राम इक्विवेलेंट में कौन सा लगना है, डेटा पुट करते ही अननोन आ जाएगा. तो ये W मुझे ढूंढना था. ये E m/5 से 158/5 है. इधर मोल्स में 0.5 थे, वैलेंसी फैक्टर 2 था, तो ये तो 1 हो गया. E के बराबर ही आपके W का आंसर 31.6 इन ग्राम. कंसेप्ट को बनाने का मेन पर्पस यही था कि उसमें रिएक्शन लिखने का, बैलेंस करने का झंझट नहीं है. आपने कोई रिएक्शन नहीं लिखी, कोई स्टोइकियोमेट्री रेशो नहीं देखा, ग्राम इक्विवेलेंट से ये नॉर्मली सॉल्व हो जाता है. समझ में आया अप्रोच क्या है? और ये रटी हुई इंफॉर्मेशन कैसे काम में आएगी, क्लियर है? जिन दो की रिएक्शन कराई जाएगी, हो सकता है दोनों इसी लिस्ट के हों, तो वैलेंसी फैक्टर पहले से याद रखने होंगे, या कोई एक बाहर का है, कोई एक इस लिस्ट का है, तो इसका बिहेवियर क्वेश्चन में दोबारा नहीं दिया होगा. ये वाली बात की एसिडिक में ये क्या करता है, ये हमें पहले से याद था, ये हमने डायरेक्टली यूज किया है. बोलूं नेक्स्ट? Find the volume of find the volume of decimolar K2Cr2O7 solution. Find the volume of decimolar K2Cr2O7 solution required to oxidize
required to oxidize 0.3 moles, required to oxidize 0.3 moles of formic acid into CO2. Find the volume of decimolar K2Cr2O7 solution required to oxidize 0.3 moles of formic acid into CO2. इतने पे खत्म है क्वेश्चन। अब वैसे तो अगर मैंने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बोला है तो K2Cr2O7 को रेडॉक्स चेंज ही करना है, वो तो 6 से 3 करता ही है। बाकी अगर वो रिएक्शन करी किससे रहा है, मैंने बोला यहां K2Cr2O7 इज रिएक्टिंग विद फॉर्मिक एसिड, तो एसिडिक मीडियम तो अपने आप ही हो गया ना, तो मुझे अलग से एसिडिक मीडियम बोलने की जरूरत नहीं है। तो K2Cr2O7 की कहां से कहां कितनी बार, वो 6 आना ही है, उसका परमानेंटली फिक्स बिहेवियर है। +6 क्रोमियम +3 में जाने होते हैं, 2 बार जाने होते हैं, ये चेंज फिक्स है। वन लीटर आंसर आ जाएगा। जिससे इसने रिएक्शन करी उसका चेंज क्वेश्चन में यहां दिया है। फॉर्मिक एसिड है जो CO2 में बदला है, नाम लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा किसको चेंज होते हुए देखना है। कार्बन दोनों तरफ अलग अलग में आएगा, यहाँ टोटल 0 पे +2 कार्बन है, यहाँ +4 है, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर इनटू एक बार ये 2 का है। और हमने अब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये लिख दिया। फॉर्मूले ले देके 3 ही आपके पास, इक्विवेलेंट उन्हीं 3 में से किसी से निकलेगा। इस बार यहां N इंटू V लिखना चाहोगे आप, क्योंकि मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर से नॉर्मेलिटी आ जाएगी। इसके अभी भी वही लगेंगे, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। यहां मोल्स दिए थे 0.3, वैलेंसी फैक्टर अभी आपको ढूंढना है, मोलैरिटी है डेसीमोलर इंटू 6। क्लियर है स्टेप्स? डेसीमोलर में मोलैरिटी 0.1 पता थी, मोलैरिटी तो फॉर्मूले में पुट होनी नहीं है, पुट होना है नॉर्मेलिटी। क्या यूज है वैलेंसी फैक्टर का, मोलैरिटी को n में बदलना, 0.1 इंटू 6 जो उसका वैलेंसी फैक्टर है, नॉर्मेलिटी 0.6 काउंट होगी, ये 0.6 कट गए और ये सिंपल V लीटर में 1L आ जाएगा। बहुत लिमिटेड कैलकुलेशन होगी, हार्डली 2, 3, 4 लाइन की। आप इसको एक दूसरे लॉजिक से भी बोल सकते हो कि अगर मैं किसी का मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर दूसरे के मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर से बराबर कर रहा हूं, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होने की बजाय कुछ और हो रहा है, उससे भी मैं समझा सकता था। मैंने वैलेंसी फैक्टर की डेफिनेशन लिखाई है, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन बाय 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है ना। तो अगर आपने किसी के लिए फॉर्मूला ऐसा लिखा इक्विवेलेंट के हिसाब से, तो आपने ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करे हैं। अब कोई कहे मेरे को तो पता ही नहीं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो उसको दूसरे तरीके से भी समझा सकते हो कि आप ये इक्वल टू कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। एक के वैलेंसी फैक्टर में सपोज 2 लॉस आ रहा है, दूसरे के वैलेंसी फैक्टर में सपोज 3 गेन आ रहा है, तो याद है ना बैलेंसिंग में क्या करने की बोला था कि वो तो एक एक मोल का लॉस गेन है जो अनइक्वल भी आ सकता है, लेकिन फाइनली स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई होने के बाद टोटल गेन टोटल लॉस बराबर आना रहा होगा। तो इसके में वो जो भी मोल्स थे वो मल्टीप्लाई होके इसका टोटल लॉस निकल रहा है, उसके जो भी पर मोल का गेन था उसमें मोल से मल्टीप्लाई निकल रहा है। अब वो तो फाइनली टोटल लॉस इक्वल टू टोटल गेन आएगा ही ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को बराबर ही कर रहे हो आप, और कुछ नहीं। देखिए एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं, how many moles of ferrous oxalate, how many moles of ferrous oxalate
how many moles of ferrous oxalate can be oxidized into Fe plus 3 and CO2? Into Fe plus 3 and CO2 using how many moles of ferrous oxalate can be oxidized into Fe plus 3 and CO2 using 1 mole KMnO4, 1 mole KMnO4 in acidic, 1 mole KMnO4 in acidic medium. फेरस ऑक्सलेट एक ऐसा कंपाउंड है जो क्वेश्चंस में सॉल्व कराया हुआ है आपको पहले कि उसके Fe और कार्बन दो लोग चेंज हुए थे. FeC2O4 उसका फेरस फेरिक में जाता है और कार्बन +3 से +4 में. ये आप तो फेरस से फेरिक एक 1 लॉस आ रहा होता है, कार्बन का एक 3 से 4 इंटू 2 टाइम्स 2 कार्बन 2 लॉस वहां से आ रहा होता है. ये दोनों लॉसेस ऐड होके 3 वैलेंसी फैक्टर हम गिनते हैं और KMnO4 का एसिडिक में फिक्स ही है 5. फेरस ऑक्सलेट दो कंपाउंड, दो एलिमेंट चेंज वाला एलिमेंट था. ये दो कंपाउंड आपके Fe+2 से +3 फेरस को भी जाना है चेंज, कार्बन भी ऑक्सलेट आयन में +3 के हैं जो CO2 में चेंज हो रहे हैं. तो फेरस से फेरिक का 3 से 4 इंटू 2 टाइम्स 2 लॉस, वो दोनों लॉस ऐड हुए थे. ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं लास्ट टर्न के एग्जाम्पल. अब आपने दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख दिए, आंसर रेडी है. 5/3 वो आंसर आ जाएगा. इसके पूछे हाउ मेनी मोल्स ऑफ, तो मोल्स गायब है, वैलेंसी फैक्टर है 3. इसके 1 मोल दिए हुए हैं, वैलेंसी फैक्टर है 5. फिलहाल के क्वेश्चन का आंसर ये 5/3 1.6667 जैसा भी आप दें, ये फाइनल आंसर है. मैं आपसे एक्स्ट्रा में इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि सब कुछ सेम होता, केवल जहां मैंने फेरस ऑक्सलेट बोला है वहां फेरिक ऑक्सलेट बोला होता, तो आप आंसर क्या दे रहे होते? एवरीथिंग इज सेम, जहां मैंने फेरस ऑक्सलेट बोला है की जगह मैंने फेरिक ऑक्सलेट बोला होता. अगर मैं इस क्वेश्चन से अलग वो क्वेश्चन कभी दूंगा तो प्रोबेबली आप सही कर लाऊंगा, तो हर बार गलती करोगे. क्योंकि जैसे ही मैं ये वाला दिखा के चुका हूं, अब मैं बोलूंगा फेरिक ऑक्सलेट, तो आप बोलोगे सर फेरिक तो ऑलरेडी है, तो वो 2 से 3 वाला खत्म हो जाएगा, 3 वाला 3 में ही रहेगा. तो आप केवल कार्बन कार्बन 2 वाला वैलेंसी फैक्टर गिन के 5/2 आंसर निकाल दोगे. वो गलत है, क्योंकि अगर आपका कंपाउंड फेरिक ऑक्सलेट होगा तो फेरिक से फेरिक चेंज तो नहीं होगा, वो बात सही है, लेकिन उसके फॉर्मूले की डिजाइन ही बदल चुकी होगी. वो क्रिस क्रॉस रूल के हिसाब से ऑक्सलेट का 2 Fe के नीचे दिखेगा, Fe2C2O4 होल थ्राइस. अब Fe तो चेंज नहीं, 4 के जो कार्बन है उन पे होल थ्राइस भी लगा हुआ है, तो ये चेंज ही 3 गुना ज्यादा आ जाएगा और आंसर 5/6 आता.
कंसेप्ट में कहा अंतर है, आई होप क्लियर है भाई। अल्टीमेटली मैथ्स वही होनी है कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर दोनों तरफ इक्वेट होना है। मैं सिर्फ वो जगह दिखा रहा हूं कि अक्सर आप फेरस ऑक्सिलेट सुनने में, फेरस ऑक्सिलेट के क्वेश्चन में खुद ही गलती हो जाती है कि आप वहां केवल फेरस सुन के फेरस से फेरिक वैलेंसी फैक्टर 1 ही निकाल देते हो कई बार, अगर आपको वो एग्जांपल क्लियर याद नहीं है तो पहली चीज तो उसके खुद के में एग्जांपल में ध्यान रखनी है कि उसके 2 एलिमेंट चेंज होते हैं, Fe कार्बन और तब 3 लॉस आया था वाला पूछते हैं तो लगते हैं बस फेरस से फेरिक वाला खत्म कर दो, बाकी सब तो सेम रहेगा। चेंज सेम है कार्बन का, लेकिन फॉर्मूले का डिजाइन क्रिस क्रॉस रूल, चार्जेस एक दूसरे के नीचे लिखने से बनता है और फेरिक ऑक्सिलेट कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो Fe फेरिक से फेरिक तो नो लॉस गेन वाला है, इट इज नॉट शोइंग एनी चेंज, बट जो कार्बन चेंज हो रहे हैं उनकी संख्या अब 2 नहीं है, अब उनकी संख्या होल थ्राइस के बाद 6 एटम्स हैं जो कार्बन के चेंज होंगे। वैलेंसी फैक्टर 6 के हिसाब से आपका आंसर आगे सॉल्व होगा। तो इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको 2-4 मिलेंगे इस मॉड्यूल में। ये क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट वाली जगह पे भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस वहां पे भी हो रहे थे, बट रेडॉक्स का कंसेप्ट यहाँ इन्वॉल्व है तो हमने इनको यहाँ पे किया है। वहां पे हमने जो भी इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस किए थे उनमें एसिड बेस वाले, नॉन रेडॉक्स वाले, एसिडिटी बेसिसिटी वाले क्वेश्चंस किए थे, ये वाले वहां नहीं किए थे। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, एक फाइनल आर्टिकल रेडॉक्स चैप्टर। ये 2 मेथड नाम से लिखाए जाते हैं। ऑफिशियली ये जो 2 मेथड है ये बोर्ड के तरीके वाले मेथड है जिनमें एक करके आपको आधे पेज पे जाके बैलेंस होते हुए दिखाया जाता है। हम उसी चीज को शॉर्ट में 2 लाइन में फटाफट क्या सॉल्विंग होती है वो इसी फंडे पे चलना है अपने को कि एक का गेन एक का लॉस देख लीजिए, बराबर नहीं आए तो एलसीएम पे बराबर लाना है, उससे आपको 1-2 कोफिशिएंट पता लग जाएंगे। जैसे वो 1-2 पता लगे उनको देख के आप बाकी के सब खुद से हिट एंड ट्रायल से ले आओगे। तो हमारा टोटल इक्वल टू गेन एंड लॉस, उस फंडे पे बैलेंसिंग हम सीखेंगे। मुझे इस मेथड से बस एक ही चीज नहीं सिखानी है, अगर मेरे रिएक्शन होंगे तो केवल गेन इक्वल टू लॉस करने पे रिएक्शन अपने आप पूरी बैलेंस हो जाएगी क्योंकि आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम बराबर करने होंगे। बट अगर रिएक्शन में कैटायंस एंड आयंस भी शामिल हैं तो आपका जो मेथड गेन इक्वल टू लॉस वाला है वो सिर्फ नंबर ऑफ एटम को बराबर करा पा रहा होता है, कई बार चार्ज की गड़बड़ रह जाती है। तो क्वेश्चंस में आपको कोई ना कोई मीडियम बताया जाता है और हर मीडियम में कुछ कुछ चीजें फ्री मिली है कि ये अपनी पसंद से आप लेफ्ट राइट में कितने भी जरूरत के हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो कैसे H+ OH- या वाटर जुड़ते हैं, कितने जुड़ने हैं, कहां जुड़ने हैं, वो स्टेप बस अपने को यहां सीखना है। सेकेंडली, कहीं 2 लॉस आ रहा था और कहीं 8 गेन आ रहा था तो ये एलसीएम पे बराबर लाने के लिए 8 पे पहुंचाने के लिए इसमें इंटू 4 इसमें इंटू 1 होता। ऐसा सब कुछ करके आप जो बैलेंसिंग कर पाओगे उसमें प्रोबेबली एक एरर बची रह जाएगी और वो एरर है, हमने इंट्रा इंटर ऑटो रेडॉक्स वगैरह जहां नाम लिखे थे, एक नाम लिखा था स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर तो वो है जो चेंज ही नहीं हुआ। तो गेन लॉस बराबर करके आप उन लोगों के एटम्स तो बराबर कर पाते हो जो चेंज हो रहे थे क्योंकि उन्हीं की वजह से हुआ था लॉस गेन। लेकिन वो चीजें जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी मोस्ट प्रोबेबली कौन, H या O, जो मोस्टली +1 या O-2 पे रिपीट हो गए होंगे, ये तरीका उनको फिट नहीं करा पाता। और फिर लास्ट स्टेप में आपको अपनी कॉमन सेंस कुछ एक्स्ट्रा लगानी होती है कि मैं क्या और एक्स्ट्रा करूं कि H या O की जो गड़बड़ बच रही है वो सही हो जाए। तो टेक्निकली मैं जो नया स्टेप सिखाऊंगा चार्ज गिन के H+ OH- जुड़वाना,
वो स्टेप सिर्फ चार्ज बैलेंसिंग नहीं होगा, वो अपने आप में 3 in 1 स्टेप है। क्या क्या सही कराएगा वो? चार्ज की कुछ गड़बड़ है वो भी सही करा देगा, और एच या ओ की गिनती में कुछ गड़बड़ है तो वो भी सही हो जाएगी। तो ऑल इन वन वो 3 in 1 स्टेप है, उसमें सारी गड़बड़ आपको अपने आप ही दिख जाएगा। जब रिएक्शन फाइनली बैलेंस हो गई है आप उसे चेक करोगे तो एवरीथिंग दोनों साइड पे इक्वल टू दिखेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना छोड़ के आना है कभी, ना कभी गलत हो सकता है। नंबर +4 मिलने ही मिलने हैं इसमें। ये हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, मान लीजिए किसी को कुछ भी मेथड नहीं आता, तो आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका बैलेंसिंग में ये होगा कि जहां जहां क्वेश्चन पूछने थे वहां ABCD XYZ सिंबल लिखे आएंगे, तो ऑप्शन में लिखे होंगे उनके आंसर, A बराबर 2 है, B बराबर 4 है, C बराबर 8 है। कुछ नहीं तो वो ऑप्शन पुट करके देख लो, कहीं ना कहीं तो गिनती बराबर होगी सही। ठीक है, ये दोनों नाम लिख दीजिए। और सेकंड नंबर के नाम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस में ये दो नाम है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सेकंड नंबर वाले में लिख रहे हैं इट इज सिमिलर टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। इट इज सिमिलर टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, it is similar to oxidation number method. However, it is similar to oxidation number method. However, particularly used when. However, it is particularly used when one or more. It is similar to oxidation number method. However, it is particularly used when one or more reactant or product, one or more reactant or product are in the form of one or more reactant or product are in the form of one or more reactant or product are in the form of ions. आगे एक लाइन और लिखें, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम must be given in this method. Nature of medium must be given in this method. और ये 3 चीजें यहां पे और लिख दें। अगर मुझे कभी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है या बेसिक में बैलेंस करना है या न्यूट्रल में बैलेंस करना है तो क्या चीज मुझे फ्री अलाउड है लास्ट में LHS RHS में जोड़नी। फॉर एसिडिक मीडियम H+ या H2O, ये दोनों चीजें जिधर जरूरत लगे कितने भी किधर भी जोड़ने आपको अलाउड है, H+ एंड H2O। और ये हमेशा अपोजिट साइड पे ही ऐड होंगे। अगर आप एक तरफ 10 H+ जोड़ रहे हो तो 3 4 6 जो भी वाटर है वो दूसरी तरफ ही जुड़ते दिखेंगे। OH- और वाटर, जिधर OH- जुड़ रहे होंगे उसके अपोजिट तरफ ही H2O जुड़ रहे होंगे। न्यूट्रल मीडियम केवल 2 H2O 4 H2O 8 H2O केवल H2O ही जुड़ेंगे, तब H+ OH- का काम नहीं होगा। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और जैसे मैं थ्योरी समझाऊंगा उसमें हल्का सा एक अंतर है। मैं जब एग्जांपल समझा रहा हूं तो मैं ऑप्शन साथ में नहीं दूंगा, तो मैं ये करूंगा कि मैं जो एग्जांपल लिख रहा हूं उसमें H+ OH- और H2O लिखे हुए नहीं दूंगा, बची हुई स्पीशीज लिख के दूंगा। तो लास्ट स्टेप पे मुझे दोनों बातें सोचनी होंगी, किधर जोड़ने और कितने जोड़ने। काम उसने कर रखा होगा, वो H+ या OH- या H2O भी लिख के दे रहा होगा। केवल आपसे पूछेगा कि क्या कोफिशिएंट 2 है या 5 ढूंढना है, तो H+ का कोफिशिएंट 8 H+ है कि 6 H+ है वो ढूंढना है, पर H+ किधर जुड़े हुए हैं वो उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिखा रखा होगा, तो आपका काम और इजी रहेगा। लास्ट केस में जहां मैंने कहा केवल पानी ऐड हो सकता है, तो उसमें और A एंड B केस में क्या अंतर है? A एंड B केस में आखिरी स्टेप विल बी 3 in 1। क्या है वो 3 in 1? चार्ज को सही करना भी, H एंड O की काउंटिंग भी सही करना। मीडियम का होगा तो वो 3 in 1 नहीं 2 in 1 स्टेप है।
क्योंकि न्यूट्रल चीज H2O किधर भी जोड़ने से चार्ज तो वैसे भी सही नहीं हो रहा। तो न्यूट्रल मीडियम में मैं तभी बैलेंस कराऊंगा जो रिएक्शन चार्ज में ऑलरेडी सही होगी, उसमें चार्ज की एरर आएगी नहीं, लेकिन किसी साइड पे H और O कम पड़ रहे होंगे और उधर जरूरत के हिसाब से आप 2 H2O 4 H2O लास्ट में जोड़ लोगे तो H और O की काउंटिंग भी सही हो जाएगी। तो ये वाली रिएक्शन ओनली H और O को सही कराती है, ये दोनों मीडियम H एंड O की काउंटिंग एज वेल एज चार्ज सबको सही कराते हैं। अब मेथड जो है वो वही है, गेन इक्वल टू लॉस वाला, और थ्योरी कुछ नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं सीधे आपको दिखा दे। ये रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। सारे एग्जाम जितने भी होते हैं उन सब में कभी ना कभी ये आया है, जिनमें केमिस्ट्री सिलेबस में है, जेई में, आईटी में, जेई मेन में, नीट में, बोर्ड एग्जाम में, सब में आ चुका है। कारण ये है कि 11th-12th का जो टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट है ये वही रिएक्शन है, KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। तो वो KMnO4 डार्क पर्पल कलर का ऊपर से गिराया जाना, नीचे बीकर में ऑक्जेलिक एसिड गिर के कलर गायब होते रहना, वो यही रिएक्शन ही है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वो वायलेट या डार्क पर्पल कलर Mn+2 कलराइज हो रहा होता है। तो इट्स क्वाइट अ फेमस रिएक्शन बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूज भी है इसका। मैंने कहा इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, तो मैंने आपकी आधी मेहनत अभी बढ़ा रखी है। लास्ट में आपको H+H2O खुद डिसाइड करने किधर जुड़ेंगे कितने, लेकिन जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो एक साइड H+ एक साइड H2 ऑलरेडी लिख के देगा, आपको सिर्फ उनकी गिनती ढूंढनी होगी कितने जोड़ने। करना क्या है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बता दो कहां कहां किसका कितना चेंज हुआ है। ये 7 वाला उधर 2 में, 3 वाला उधर 4 में गया, ये अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया है वही चेंज है, ऑक्जेलिक वाला भी वही है, KMnO4 वाला भी वही है। तो वैलेंसी फैक्टर MnO4 माइनस पहली स्पीशीज का निकल रहा है और उसमें Mn की बदौलत निकल रहा है। कहां से कहां कितनी बार, एसिडिक मीडियम वही फिक्स है, एसिडिक में उसको 5 दिखाना था, 7 से 2 into 1। ये 5 को साथ में लिख दो कि ये गेन का है कि लॉस का है, ये रिडक्शन है तो 5 गेन है, ये रिडक्शन है तो 5 गेन है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा I2O4, उस पे -2 का चार्ज है, इसके कार्बन ने कहां से कहां कितनी बार किया, 3 से 4 गए, 2 बार गए, 3 से 4 2 बार कार्बन चेंज हुआ। ये क्या है, 2 लॉस है, 1 का चेंज है, डबल के बाद ऑक्सीडेशन में 2 लॉस है। बस इतने के बाद मेथड चालू है आपका। आपको इमेजिन करना है यहां सब जगह फिल इन द ब्लैंक बने थे और वो कोफिशिएंट आपको ढूंढने हैं। जब भी मेथड से भी करोगे क्वेश्चन तो एंड तक नहीं जाते जाना बिना ऑप्शन देखे। जैसे ही 1-2 भी कोफिशिएंट पता लगे, बीच में कई बार ऑप्शंस ऐसे होंगे कि ABCD में से A और B भी किसी एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो फिर बाकी के मत ढूंढो, उतने में टिक कर दो आंसर। अब कहानी यहीं पे है मेन, कि अगर ये गेन एंड लॉस बराबर नहीं है तो इसे एलसीएम नंबर पे बराबर आना है, तो आपने इसको टोटल गेन इक्वल टू लॉस 10 पे पहुंचाना है, जो एलसीएम नंबर है, जिसके लिए 5 वाले में इंटू 2 हुआ होगा और 2 वाले में इंटू 5 हुआ होगा। यही आपके पहले 2 कोफिशिएंट है जो आप, तो मैंने वापस से वो रिएक्शन फिर से लिखी और उसमें 2 फिल इन दी ब्लैंक्स आप भर चुके हैं। MnO4 माइनस के लिए ये जो इंटू 2 आया है ये उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही है, और इसमें जो ये इंटू 5 आया है ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही है। जो एलसीएम पे पहुंचाने के लिए मल्टीप्लाई आपने इमेजिन करी है दिमाग में, वही उन कंपाउंड की स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट का काम करेंगे। ठीक है, तो पहली बार ऑप्शंस इस जगह पे देखे जाते कि इनके कोफिशिएंट स्मॉल ए और बी अगर लिखें तो वो ए और बी 2-5 2-5 2-5 कितने ऑप्शन में है। अगर मोर देन 1 में 2-5 2-5 लिखा है तो फिर मैं आगे की ढूंढता। उधर के नामों में Mn+2 के आगे डैश छोड़ रखा है, CO2 के आगे भी डैश छोड़ रखा है।
उधर के ये दोनों डैश आप अपनी कॉमन सेंस से फिल कर पाएंगे। 2 और 10 कैसे आए हैं ये? आपको उन एलिमेंट्स पे ध्यान देना है जो चेंज हुए थे, वैलेंसी फैक्टर लाने में जिनका कंट्रीब्यूशन था, जो बंदे चेंज हुए थे सबसे पहले वही बैलेंस होंगे। या 2 mn लिख चुके हो तो आपको यहाँ 2 लिखना ही पड़ेगा, तभी 2 mn गिनती में बराबर होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एक समय पे सब कुछ नहीं बैलेंस करने की कोशिश करें कि सर ये तो माइनस के हैं, वो प्लस के हैं, ये क्या हुआ। चार्ज नहीं गिन रहे अभी, केवल mn की काउंटिंग बराबर कर रहे हैं। 2 mn देख के उधर 2 लिखने पे mn बराबर हो गए। इधर 5 लिखा होने पर 10 कार्बन हैं, तो यहाँ 10 लिखना जरूरी है, तभी 10 पे 10 कार्बन बराबर होंगे। अब दूसरी बार आप ऑप्शन चेक करते हैं कि AB वाले 2525 के अलावा ये C और D लिखे हैं तो 210 और कहां है, हो सकता है किसी एक ही ऑप्शन में लीजिए। अब आपका आखिरी काम बच रहा है। मैंने आपसे पूछा क्या ये रिएक्शन चेक करने पे आपको बैलेंस्ड दिख रही है? अभी इसमें एक गड़बड़ चार्ज की है और एक गड़बड़ O की है। अभी O सही गिनती पे नहीं आए हैं। यहां पे 8 और 20 28 हैं, यहां भी 20 ही आए हैं। ये गलती आपको सही करनी है। अब चार्ज का तरीका क्या है? चार्ज का तरीका क्या है वो सुन लीजिए। अगर मैंने कहा H+ जोड़ने की छूट है, सेइंग की एसिडिक, तो H+ पॉजिटिव चार्ज की चीज है। आपको दोनों साइड का चार्ज जोड़ना है और जिधर कम दिखे उधर H+ जोड़ने हैं डिफरेंस के बराबर। क्या बोला मैंने? H+ जब भी ऐड होंगे, ऐड ऑन लोअर चार्ज साइड, और नंबर ऑफ H+ एडेड होंगे डिफरेंस इन चार्ज के बराबर। कम वाली साइड पे H+ जोड़ेंगे ताकि वो चार्ज में बढ़े और दूसरी ज्यादा वाली साइड के बराबर हो जाए। तो अगर एक साइड पे चार्ज, ये वाला गिन ही नहीं रहा अभी, मैंने कहा एक साइड पे चार्ज 0 था और एक साइड पे प्लस का 6 था, तो इनको दो तरीके से बराबर कर सकता हूं ना। या तो 0 बराबर 0 हो जाए या 6 बराबर 6 हो जाए। 6 बराबर 6 करने का तरीका है एसिडिक मीडियम, इसको अंतर के बराबर 6H+ इधर जोड़ दोगे तो 6 और 6 मैच हो जाएगा। या फिर उसको घसीट के 0 ले आओ तो भी चार्ज बराबर है। तो बेसिक मीडियम में नेगेटिव चार्ज जोड़ते हो आप, OH-, तो इधर जोड़ता और उतने OH नेगेटिव जोड़ दोगे तो प्लस का 6 माइनस का 6, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो अभी मैंने लिखा H+ किधर जोड़ते हैं? जहां चार्ज कम दिखे। कितने जुड़ते हैं? जितना अंतर है चार्जेस में दोनों साइड उसके बराबर। तो OH- की थ्योरी क्या हुई? जिधर चार्ज ज्यादा है उधर जुड़ते हैं, एड ऑन हायर वाली चार्ज की साइड। कितने जुड़ेंगे? उतने ही, डिफरेंस के बराबर। तो अब हम अपने क्वेश्चन के लिए ये जो यहां इस स्टेज तक तो आप आ चुके हो, अब गिनती गिनवाइए चार्ज। कितना चार्ज है? -1 इस आयन पे चार्ज है, कोफिशिएंट भी है इसमें। माइनस वाले 2 लोग हैं, -2 चार्ज ये दे रहे हैं। ऐसा -2 का एक है, ऐसे 5 लोग हैं, -2 × 5 ये दे रहे हैं चार्ज। इधर की साइड की कहानी फिलहाल के लिए खत्म हो गई। -2 इन्होंने चार्ज दिया, -10 इन्होंने चार्ज दिया, यानी कि इधर का टोटल 12 पे चल रहा है। गिन पाएंगे? इधर वाले +2 वाले 2 आयन हैं, +2 × 2 +4 इनका चार्ज है। CO2 पे कोई चार्ज नहीं है, 0, तो × 10 के बाद भी वो 0 ही रहा, 4n0। इधर का टोटल 4 पे चल रहा है। 8 नहीं है दीदी, ये 16 है। -12 से स्टेशन 0 आएगा पहले, फिर 4 आगे और जाएंगे। दिस इज द डिफरेंस ऑफ 16 डिफरेंस के बराबर छोटे चार्ज
कर दीजिए, छोटा चार्ज ये है, इधर 16 H प्लस जुड़ेंगे। अब क्वेश्चन की आधी मेहनत यहाँ पे हो चुकी होगी, H प्लस उसने खुद ही दिखा रखे होंगे। यहाँ आपको केवल उसका कोफिशिएंट ढूंढना था, जैसे इसका 2 इसका 5 ढूंढा गया, उसका 16 वो 16 ढूंढना होता। किधर जुड़े हैं वो तो वही दिखा रखा होगा उसने पहले ही लेफ्ट साइड पे। और अब उधर वाटर जोड़ने हैं, क्योंकि आपने सिर्फ 16 प्लस नहीं जोड़े, आपने 16 H भी चिपका दिए साथ में। इस रिएक्शन में H पहले किधर भी नहीं थे, तो उधर आपको कुछ ऐसे H लाने हैं जो चार्ज की गड़बड़ ना करें, बराबर हो जाए। एवरी वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, तो 8 H2O में गड़बड़ नहीं हुई, और 8 H2O में 16 H आ चुके हैं। आखिरी डर कि सर 16 H के साथ O भी तो आ गए, कोई डर नहीं है। H सही करिए O सही हो जाएगा, O सही करिए H सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक है वो, उसमें आपको कुछ नहीं करना। अब गिनती गिन दीजिए, बैलेंस हो चुका है। ये 28 O पे चल रहा था और इधर 20 ही थे, आखिरी 8 O की कमी अभी वाटर ने ही पूरी करी है। 8 H2O से ही वो 8 O आए। दो स्टेजेस में होना है काम। एक वैलेंसी फैक्टर निकाले, गेन लॉस एलसीएम पे बराबर किया, उससे हो चुका है। जैसी एलसीएम से आपने पहुंचाने के लिए किसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा ये देखा, उससे आपको फर्स्ट सेट ऑफ कोफिशिएंट्स मिलेंगे। उनको देख के राइट साइड पे पहले उन एलिमेंट्स को फिट करोगे आप जो चेंज हुए हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन में कौन बैलेंस होगा? MnN कार्बन, क्योंकि उन्हीं की बदौलत गेन लॉस हुआ था। तो 2 Mn पे 2 Mn बराबर हो जाते। इधर 5 लिखा होने पे 10 कार्बन देख के आप यहाँ 10 लिख के कार्बन बराबर कर देते। लास्ट स्टेप है H प्लस OH माइनस वाटर का, जो ऑब्जेक्टिव में आधा ऑलरेडी हो रखा होगा। किधर जुड़े हैं उसने दिखा रखा होगा, कितने बस वो ढूंढना है आपको, और उसके लिए चार्ज काउंट करना है। अगर H प्लस है चार्ज के बराबर लोअर साइड पे एडेड दिखेंगे, और अगर OH माइनस है तो डिफरेंस ऑफ चार्ज के बराबर हायर चार्ज की तरफ एडेड दिखेंगे। आप अब चार्ज गिन सकते हो, ये -12 और प्लस का 16 चार्ज में +4, और उधर का +4, और इधर कोई भी और चार्ज नहीं है। फाइनली ये चार्ज में बोथ साइड +4 पे बैलेंस हो चुका है। और सबसे जरूरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैंने 16 H प्लस अगर एक तरफ जोड़े तो 16 H को देखकर 8 H जोड़ा, सही बात है। तो ऐसा हम पहले भी करते थे कि सर ब्यूटेन में 10 H हैं तो उधर 5 H2O लिखते थे, बेंजीन में 6 H हैं तो उधर 3 H2O लिखते थे। ऐसा ही आप यहां भी करने लगोगे कि अगर 16 H प्लस आपने जोड़े हैं तो 8 H2O, यानी मन में क्या रूल बन गया, एक तरफ जितने H या OH जुड़ेंगे उसके आधे। गलत रूल है ये, कोई आधे नहीं जुड़ते हैं, गलत रूल है, कोई आधे नहीं जुड़ते हैं। 16 लाने हैं, 16 आधे से आए चाहे 10 गुना जोड़ के आए, 16 लाने हैं। तो सर 16 तो 8 आधे करने पे ही आएंगे ना। इधर H थे ना इधर H थे, तो 16 पे 8 करने पे ही आ रहा है। किसी और रिएक्शन में इसमें MnO4 में 4 H पहले से होंगे, 16 आप और जोड़ दोगे तो आपको 20 H लाने हैं, और 20 H के लिए 10 H2O जोड़ना पड़ेगा।
तो आपको H को फाइनल देखने के बाद H के हिसाब से तय होगा कि H2O कितना जोड़ना है। उस चार्ज वाले H प्लस का आधा H2O जुड़ेगा, ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन हम। करो जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी चालू करना है भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करना है ना। अगले साल तो फिजिकल वालों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ानी पड़ेगी। एनटीए वालों ने तो केमिकल बॉन्डिंग फिजिकल के सिलेबस में बताया है कर रहे हो तुम्हें, मतलब कुछ पता ही नहीं है, मतलब है हद ही है। सोचो तुम पिछले साल जो अत्याचार मचाया एनटीए ने, अब इस साल तुम्हारे साथ क्या होगा। उन बेचारों से सही से सिलेबस भी नहीं लिखा जा रहा, पेपर कैसे करेंगे, वो क्या होगा पेपर का। सेंटर ऐसे वाले ढूंढ लो तुम जो बिल्कुल मैप पे दिखते ही नहीं है ना, जो आदिवासी इलाके में कहीं जंगल में, बिल्कुल वहां पे बढ़िया स्कोप है। जिंक एंड नाइट्रोजन, ये दो एलिमेंट है इस क्वेश्चन में जो चेंज हो रहे हैं। जिंक के लिए 0 से 2 जाना, 2 लॉस, और दूसरा जो आयन है नाइट्रेट आयन, उसका N 5 से -3 जा रहा है, ये है 8 का गेन स्टेप 1 में। ये गेन लॉस एलसीएम पे बराबर होना चाहिए, तो 2 और 8 का 16 पे कर दूं बराबर, 2 और 8 का तो 8 पे ही बराबर हो जाएगा। सर पिछली बार तो 2 और 5 का 10 पे हुआ था, तो 8 पे ही लाना है भैया बराबर इन्हें। दो लॉस 8 गेन
फर्स्ट नंबर 8 पे ये दोनों बराबर आ जाते हैं, जिसके लिए 8 1 ही रहेगा और 2 वाले में इंटू 4 करके आप लिखेंगे। अब एक बार इन्हें वापस जैसे क्वेश्चन में लिखे आए थे उसी तरह से फिल इन द ब्लैंक के साथ लिख दें। अब क्या करना है अपने को बताए ना, ये जो 8 पे 8 बराबर के लिए कोफिशिएंट आपने मल्टीप्लाई में सोचा, 2 वाले में इंटू 4 करना है। 2 किसके लिए आ रहा था? जिंक के लिए, उसमें 4 इंटू हुआ, इधर 4 फिल हो जाएगा। और 8 इंटू 1, इसके 1 ही कोफिशिएंट लिख देना है। ये है स्टेज 1, इस जगह पे एक बार ऑप्शन चेक हो जाएंगे। अब अगर 4141 के कई ऑप्शन है तो दूसरे और ढूंढे। इधर 4 जिंक है तो इधर 4 होने जरूरी हैं। ये हो गए जिंक की गिनती बराबर। इसमें 1 नाइट्रोजन है तो यहां 1 ही लिखना पड़ेगा, तभी एन की गिनती बराबर रहेगी। अब है आखिरी चार्ज की गिनती। इसमें चार्ज नहीं है, इसमें माइनस का 1 है तो इधर -1 टोटल चार्ज LHS साइड -1, ये है टोटल। इनमें प्लस का 8 है, 1 + 1 और है, ये है 9, और ये फिर 8 का अंतर नहीं 10 का अंतर है। और ज्यादा वाले की तरफ अब बेसिक मीडियम के OH- जोड़ने हैं डिफरेंस के बराबर। यही लिखा है ना, 9 and -1 डिफरेंस ऑफ 10, और आपको OH- ज्यादा वाले चार्ज की तरफ जोड़ने हैं ताकि ये 9 और ये माइनस का 10 चार्ज, अब आपका चार्ज दोनों तरफ हो जाएगा। चार्ज बैलेंस हो चुका है। और अगर आपने 10 के आधे करे तो गलत हो जाएगा। अभी बोल के चुका हूं मैं, 10 का आधा नहीं करना, H या O के हिसाब से करना है। 10 तो आपने यहां जोड़े, 4 इसमें और हैं, अब 14 के हिसाब से 7H2O लिखा जाएगा। ये 7 आपको H भी और O भी बैलेंस करता दिख जाएगा। गिन लीजिए आराम से तसल्ली से, H और O सब सही हो चुका है। इसमें 3 थे, 7 और आए हैं 10, इसमें इधर नहीं थे, ये रहे 10 ऑक्सीजन। एक मिनट देना मॉड्यूल। ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन में अपन ने आज ही वो 4m/3 में ये रिएक्शन यूज करी थी। अगर मैं इसको बैलेंस करने को बोलूंगा तो इसमें थोड़ा सा आपको जो अभी तक हुआ उससे अलग करना है। अभी तक का फर्स्ट स्टेप ये था, दोनों लोगों का गेन लॉस निकाला और एलसीएम, ये इधर की तरफ से उधर होगा ही नहीं, क्योंकि अगर चेक करने पे ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो ये P0 -3 + 1 ये तो आए थे, लेकिन इसके अलावा तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना। तो आप इस कोने बैठे रहोगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर कुछ आप निकाल पाओगे, बट ये स्पेक्टेटर कंपाउंड है, कोई भी नहीं चेंज हो रहा, तो इसका तो कोई गेन लॉस आएगा ही नहीं ना। तो जब तक दोनों के अलग अलग आएंगे नहीं गेन लॉस, तो फिर एलसीएम पे बराबर करेंगे कैसे? तो ये इधर से उधर नहीं होती है बैलेंस, ये हमेशा कॉम प्रपोर्शनेशन यानी उल्टी दिशा से ही बैलेंस होगी। पहले उधर वाले ढूंढेंगे, उनको देख के फिर इधर वाले को लाने की कोशिश की जाएगी। बैलेंस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। उधर से रिवर्स दो वैलेंसी फैक्टर देखो, एक गेन एक लॉस में आएगा,
फिर वो एलसीएम पे बराबर हो जाएंगे। PH3 और NaH2PO2 के लिए क्या क्या वैलेंसी फैक्टर आएगा? उल्टा चल रहे हैं, -3 से 0 इंटू 1 एक ही बार, ये 3 लॉस है, और 1 से 0 एक बार, ये 1 गेन है। उस तरफ से क्यों नहीं चले उसकी रीजनिंग मैंने बता दी कि उधर मेरे को गेन और लॉस दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में नहीं दिख रहा। मैं दो अलग अलग चीजों को बैलेंस करने के लिए उसी साइड से बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकता हूं जहां दो अलग कंपाउंड में चेंजेस हो रहे हो, एक में गेन का एक में लॉस का। तो ऐसा उधर से नहीं मिल रहा, पर इधर से ऐसा है। इस वाले ने केवल -3 से 0 जाने में लॉस करा, इसने 1 से 0 जाने में 1 का गेन किया। अब आप इन्हें टोटल गेन लॉस 3 पे एलसीएम, और उसके लिए किसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है दिख रहा है, इसमें इंटू 1, इसमें इंटू 3, और ऐसा करके आप इस साइड के जो कोफिशिएंट समझ में आए वो पुट कर दें। तो PH3 में 1 ये रखने में आ जाता, और इस वाले में 3 ये लिखने में आ जाता। ये दो कोफिशिएंट हो जाते। उधर आपके पास डैश फास्फोरस डैश NaOH ऐसा लिखा है, उधर के आराम से लिख पाओगे। अब आपको एक लिखने में एक पी यहां से मिल रहा है, 3 पी यहां से और मिल रहे हैं, सारे पी इसमें बैलेंस होने ही पड़ेंगे। तो यहां 4 लिखने पर पी बैलेंस हो गए। सोडियम सोडियम बैलेंस होंगे, इसमें नहीं है सोडियम, इसमें 3 लिखा होने पे 3 सोडियम है, तो यहां 3 लिखा होने पर Na बैलेंस हो गए। अब ये सारी चीजें न्यूट्रल हैं, यहां चार्ज की तो कोई गड़बड़ नहीं है, 0 बराबर 0 पे चार्ज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन H और O की गिनती में गड़बड़ है, करनी है। अगर इधर 3 और 6 9 H हैं, जिनमें से अभी इधर 3 ही आए, तो बचे हुए 6 लाने के लिए 3H2O इधर जोड़ा गया, और उस 3 में दोनों काम हो चुके हैं, H के साथ O भी सही हो चुका है। 3 इसमें थे, 3 इसमें आ गए, और इधर आपके पास टोटल 6 ही ऑक्सीजन है। तो ये 3H2O जोड़ने पर H और O बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा कोई मेथड नहीं होता दुनिया में कि सर ये सब हमें सोचना पड़ता है क्या, कोई मेथड से अपने आप नहीं आ जाएगा क्या? मेथड इस आप 1 बाय 1 स्टेप पे कभी इलेक्ट्रॉन गेन लॉस बराबर करके, कभी एटम्स को बैलेंस करके एक एक चीज खुद ही सोचते हो। बैलेंसिंग कोई ऐसा फॉर्मूला बेस्ड रेडीमेड तरीका नहीं है कि इस फॉर्मूले में पुट कर दो अपने आप सबके कोफिशिएंट आ जाएंगे। एवरी टाइम बैलेंसिंग किसी भी बुक में जिस मेथड से समझाई जाती है उसमें ये हिट एंड ट्रायल कंसेप्ट इन्वॉल्व होता ही है। बारी बारी एक एक चीज आप बैलेंस आउट करते हैं। ये है फाइनल बैलेंसिंग, जो न्यूट्रल मीडियम में केवल पानी जोड़ने से किसी साइड पे आ जाएगी। इसमें चार्ज की गड़बड़ नहीं है, H+OH- का काम इसमें नहीं है। मॉड्यूल में ऐसे 2-3 क्वेश्चन और है, देखने में ये भी बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन लगता है। ये स्टेप नंबर 1 है, ये वाला जो सबसे पहले आप काम करते कितने का गेन लॉस गेन ही तो निकाल रहे थे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट पूछूं मैं कि कितने इलेक्ट्रॉन, उसके लिए बैलेंस वैलेंस कुछ भी नहीं करना, केवल इलेक्ट्रॉन लॉस गेन तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से आ जाएगा। अगर ये +7 मैंगनीज इधर +2 में जा रहा है, तो जो इन्होंने इधर उधर किया उतना ही तो इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हुआ होगा।
आप इधर इलेक्ट्रॉन n जोड़ रहे हो तो ये n कौन है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो वो आपके डिफरेंस के बराबर जो हमेशा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से 2 वाले के बराबर ही आना था। एसिडिक मीडियम में वो जो 7 से 2 जाता है वो 5 जो आपको वैलेंसी फैक्टर याद है वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, वो n पूछा है। और कोई तरीका, और कोई तरीका, आप इस रिएक्शन में दोनों साइड चार्ज बराबर कर दो तो भी आपको n की जगह 5 लेना पड़ेगा, समझ में आएगा, क्योंकि 1 - 1 है, 8H प्लस पे प्लस का इस इलेक्ट्रॉन पे -1 है, ऐसे कितने गिनने हैं वो आपको निकालना है, n इंटू -1, ये इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। ऑल ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू इधर के +2 के। अभी भी आप सॉल्व करेंगे तो n वही 5 ही आता दिखेगा। ठीक है, ये समापन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट कल है क्या क्लास?